Hello friends, this is SP. Welcome to Adhika Manch. We are present here with another new session that is English Pedagogy CTET Special. तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ में यानी कि इंग्लिश पेडागोजी सीटेट स्पेशल की सीरीज़ में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारा यानी कि पार्ट 6। इससे पहले हम पार्ट 5 कर चुके हैं यानी कि 5 पार्ट कर चुके हैं। आज जो रहेगा 6 पार्ट। तो फ्रेंड्स इंग्लिश पेडागोजी की आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को बेहतर बनाने के लिए हमने ये सीरीज़ कंटिन्यू की है, जिसका आज हम पार्ट 6 स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ये सीरीज़। तो फ्रेंड्स ये रहा इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू द विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज कैन नॉट बी सब स्टैंडर्ड, इट मे बी नॉन स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड्स यानी कि बहुत सारे भाषाविदों में से ऐसा कौन सा है जो ये मानता है कि लैंग्वेज यानी कि भाषा एक सब स्टैंडर्ड नहीं है, सब स्टैंडर्ड ना होकर नॉन स्टैंडर्ड है। तो लैंग्वेज को इन्होंने इनके अकॉर्डिंग नॉन स्टैंडर्ड माना है। तो उसमें से यानी कि विलियम लेबोव या फिर वासिल वर्नस्टेन या फिर स्टेफन क्रेसन या फिर चॉम्स्की। तो फ्रेंड्स लैंग्वेज यानी कि सब स्टैंडर्ड ना मान के नॉन स्टैंडर्ड जिसने माना है वो जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यानी कि ए विलियम लेबोव ने लैंग्वेज को सब स्टैंडर्ड ना मान के नॉन स्टैंडर्ड माना है। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं यानी कि अकॉर्डिंग टू विलियम लेबोव यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डज नॉट हैव द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और सैंक्शन दैट स्टैंडर्ड डायलेक्ट हैज़। तो फ्रेंड्स जो नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और सैंक्शन नहीं होता उसमें अकॉर्डिंग टू या फिर कंपेरिजन ऑफ स्टैंडर्ड डायलेक्ट। तो फ्रेंड्स यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा ए यानी विलियम लेबोव ऐसा मानते हैं कि लैंग्वेज एक नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। तो फ्रेंड्स यानी कि नीचे जो दे रखे हैं उसमें से लैंग्वेज कंपोनेंट एक नहीं है। कौन सा है जो लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है? यानी कि स्ट्रक्चर, साउंड, स्क्रिप्ट या फिर वोकैबुलरी। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज की एक स्ट्रक्चर भी होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज बनती है यानी कि लैंग्वेज की एक स्ट्रक्चर होती है, उसमें डायलेक्ट होते हैं, उसमें वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से साउंड होते हैं, फोनेम और सिंटैक्स आदि सभी काम करते हैं। साउंड की बात करें तो लैंग्वेज में साउंड बिल्कुल ऑब्वियसली होती है, जो यूनिट होती है साउंड की सबसे छोटी वो साउंड होगी यानी कि लैंग्वेज की यूनिट। उसके बाद वोकैबुलरी, लैंग्वेज की एक अपनी वोकैबुलरी भी होती है। तो फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जो होगा वो होगा सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। स्क्रिप्ट, फ्रेंड स्क्रिप्ट जो है एक कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज नहीं है यानी लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है। स्क्रिप्ट एक क्या है? स्क्रिप्ट इज द वे हाउ टू राइट अ लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका है जिसे स्क्रिप्ट यानी कि लिपि बोलते हैं, ठीक, लिप। तो जो लिपि है या स्क्रिप्ट है वो लैंग्वेज का कंपोनेंट नहीं है, बाकी सभी हम देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर है, साउंड है और वोकैबुलरी है, ये सभी लैंग्वेज के कंपोनेंट है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लर्नर्स प्रोनाउंसिएशन अ टीचर फर्स्ट नीड्स टू। यदि एक टीचर, ठीक है, लर्नर्स यानी कि स्टूडेंट्स के प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना चाहता है तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा? यानी कि यूज़ रिकॉर्डेड मॉडल ऑफ साउंड्स या फिर डू प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स या फिर शो द डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज या फिर आस्क देम टू रीड मोर। तो फ्रेंड्स यानी कि आस्क देम टू रीड मोर सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए पढ़ने के लिए दिए जाए तो उससे प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है, उसकी तरफ चलेंगे। शो द डॉक्यूमेंट्री या फिल्म ऑफ टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज जो भी है उसके एक डॉक्यूमेंट्री दिखा सकता है टीचर, ये भी सही बात रहेगी। लेकिन इस कंडीशन में जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन करेक्ट होते हैं तो उसमें बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं जो सबसे बेहतर रहेगा। डू प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स के ज़रिए भी हम प्रोनाउंसिएशन को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा यानी कि यूज़ रिकॉर्डेड मॉडल ऑफ साउंड, यानी कि उस साउंड का रिकॉर्डेड मॉडल हमको यूज करना होगा, एक टीचर को यूज करना होगा, जिससे किसी भी बच्चे की जो प्रोनाउंसिएशन स्किल है वो डेवलप हो पाएगी और उसका प्रोनाउंसिएशन में यानी कि सुधार हो पाएगा। तो फ्रेंड्स यानी कि रिकॉर्डेड मॉडल्स का यूज करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी इजीली सॉल्व्ड थ्रू। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स की जो स्पेलिंग एरर्स
विद्यार्थी जब भी स्टूडेंट्स यानी कि स्पेलिंग्स में एरर करते हैं तो उनको किस तरह से बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, डिक्शनरी के द्वारा या टेक्स्ट बुक्स के द्वारा या डिक्टेशन के द्वारा या फिर हम करें टीचिंग एड्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स यानी कि बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं वो स्पेलिंग्स में एरर करते हैं क्योंकि वो वर्ड्स को लिखना सीख रहे होते हैं, सेंटेंसेस को लिखना सीख रहे होते हैं, तो उनसे स्पेलिंग एरर हो जाती हैं। तो बड़ी आसानी से, मतलब एक ऐसा कौन सा तरीका है जिनकी हम एरर्स को आसानी से दूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी से एरर दूर ना होकर डिक्शनरी से तो सिर्फ यानी कि वोकेबलरी हाई हो सकती है, बच्चों की वर्ड्स को सीख सकते हैं, ठीक है, वर्ड को लर्न कर सकते हैं, उनकी हिंदी मीनिंग, इंग्लिश से हिंदी सीख सकते हैं या हिंदी से और किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। यदि हम टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो टेक्स्ट बुक से जो यानी कि स्पेलिंग एरर्स दूर नहीं हो सकती। या फिर टीचिंग एड्स तो एक टीचिंग का तरीका होगा किस तरह से एक टीचर अपने टीचिंग को बेहतर बना सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा यानी कि सी वुड बी करेक्ट ऑप्शन, डिक्टेशन। फ्रेंड्स डिक्टेशन यानी छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि टीचर डिक्टेशन देते हैं यानी डिक्टेट करते हैं, एक पैराग्राफ या एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया कि इसको आपको बहुत बेहतर तरीके से रीड करना है और इनके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको लिख के देखना है, और आगे टीचर उस पैराग्राफ से यानी कि डिक्टेट करेगा कि यानी कि डिक्टेशन देगा और बच्चे कुछ वर्ड्स लिखेंगे। तो इस तरह से मतलब ये जो प्रोसेस है, इस प्रैक्टिस से जो स्टूडेंट्स स्पेलिंग एरर्स करते हैं उसको दूर किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। कॉग्निटिव कोड अप्रोच फोकसेस मोर ऑन। जो कॉग्निटिव कोड अप्रोच है वो किस चीज़ पर जब सबसे ज़्यादा फोकस करता है। तो फ्रेंड्स यानी कि सबसे पहले हम कॉग्निटिव कोड अप्रोच के बारे में बात कर लेते हैं। कॉग्निटिव कोड जो लर्निंग है, तो फ्रेंड्स ये एक यानी कि कॉग्निटिव कोड लर्निंग एक टीचिंग थ्योरी है, या इस टाइप की थ्योरी में क्या होता है हम इसकी बात करते हैं। तो ये जो थ्योरी डेवलप हुई यानी कि 1960s में ये थ्योरी डेवलप हुई, यानी कि कॉग्निटिव कोड अप्रोच ये एक थ्योरी है, एक लर्निंग टीचिंग थ्योरी है। द थ्योरी एम्फेसाइजेस द सेंट्रल रोल ऑफ कॉग्निशन। मतलब इस थ्योरी में सबसे जो सेंटर में रोल होता है वो कॉग्निशन, बच्चे के संज्ञान का होता है, ठीक है। बच्चे के संज्ञान पर आधारित हम चीज़ों को सिखाते हैं। और जो हम बात करें तो रूल्स ऑफ लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा जो रूल्स ऑफ लैंग्वेज किसी भी भाषा के जो रूल्स होते हैं उनको सेंटर में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं यानी कि वोकेबलरी। तो फ्रेंड्स हमने जो बात की कॉग्निशन पर काम करते हैं, तो वोकेबलरी कॉग्निशन पर काम नहीं करेगी, प्रोनाउंसिएशन भी कॉग्निशन पर काम नहीं करेगी, एंड स्पेलिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक बात करेक्ट हो रही है यानी कि कॉग्निटिव कोड अप्रोच के से संबंधित वो हो रही है, यानी कि जो सेंटर में रखे जाते हैं किसको, रूल्स को रखा जाता है, किसी भी लैंग्वेज के रूल्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट, ग्रामर रूल्स। तो लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं उनको सेंटर में रखा जाता है, ठीक है, उन पर फोकस किया जाता है, जिसे हम कॉग्निटिव कोड अप्रोच कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारा चैनल अधिगम मंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अधिगम मंच को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सीटेट स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं जिसमें हमने CDP कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 40+ जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा यानी प्ले लिस्ट में। इसके बाद टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज़ भी हमने की हुई है, वो भी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। इसके साथ हम लक्ष्य सीटेट 2020 की एक सीरीज़ कंटिन्यू किए हैं जिसमें मनोविज्ञान के पेडागोजिकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद EVS इंग्लिश पेडागोजी, ठीक है, और मैथ्स पेडागोजी के भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सीरीज़ भी आपको अच्छे लगते हैं, इंग्लिश पेडागोजी की आपकी समझ को बेहतर बनाती है, तो आप इसे लाइक करें, कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर से अपना कोई भी क्वेरी है उसे बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, अ गुड लिसनर कैन। एक गुड लिसनर यानी कि एक अच्छा लिसनर क्या कर सकता है, ठीक है, यानी कि करेक्टली रेस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड, या फिर ये कह सकते हैं कि अच्छा लिसनर हम किसे कह सकते हैं, अ गुड लिसनर कैन, मतलब एक अच्छा लिसनर किसे कह सकते हैं, करेक्टली रेस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक, या फिर रिकॉग्नाइज हाउ इंटोनेशन इज यूज्ड, प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड करेक्टली,
अंडरस्टैंडिंग हाउ टू स्पेल ए वर्ड। तो जो अच्छा लिसनर होता है फ्रेंड्स, हम देख पा रहे हैं कि करेक्टली रेस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड, उससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका करेक्ट रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, सही रेस्पॉन्ड करेगा प्रत्येक क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। सेकंड यानी कि बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज हाउ इंटोनेशन इज़ यूज्ड, इंटोनेशन किस तरह से यूज होती है उस पर उसका ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। या फिर प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड करेक्टली, जो यानी कि हर वर्ड को वो करेक्टली प्रोनाउंस करेगा। अंडरस्टैंड हाउ टू स्पेल अ वर्ड, या ये समझने की कोशिश करेगा कि किस तरह वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा यानी कि करेक्टली रेस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड, जो भी बच्चा या जो भी लिसनर प्रत्येक क्वेश्चन का करेक्टली सही से आंसर देता है उसे हम गुड लिसनर कहेंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह से चीज़ों को सुनता है, क्वेश्चन को सुनता है, तभी वो करेक्ट रिस्पॉन्ड कर पाता है किसी भी क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि ईवीएस पेडागोजी सीटेट स्पेशल का पार्ट 6 हम कर रहे हैं। देखते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, स्पेस इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स की बात हो रही है, यानी कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, ब्लूम्सफील्ड या फर्डिनेंड द सॉसर या फिर चॉम्स्की या फिर चौसर। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का जब भी नाम आता है तो फ्रेंड्स यानी कि आता है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि फर्डिनेंड द सॉसर। फर्डिनेंड द सॉसर का नाम जो गिना जाता है यानी कि मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में गिना जाता है, जो फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का जब भी नाम आता है फर्डिनेंड द सॉसर। इनको यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है विद हिज वर्क, यानी कि इन्होंने जो काम किया है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बिटवीन 1881, ठीक है, टू 1891। इन्होंने 1881 से लेकर 1891 तक यानी कि जो वर्क किया इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के बीच इन्होंने काम किया, इसलिए इनके इस वर्क के लिए फर्डिनेंड द सॉसर को द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी रहेगा। आप यानी कहीं कहीं आपको नोम चॉम्स्की वो फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स दिया हुआ मिल सकता है, लेकिन फ्रेंड्स जो चॉम्स्की को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स नहीं माना जाता, फर्डिनेंड द सॉसर को इनके वर्क के लिए कहा जाता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट, ना कि नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की जहाँ भी आए वो बिल्कुल गलत रहेगा, जो फर्डिनेंड द सॉसर है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, इन ऑर्डर टू हैव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी विच वन इज़ नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड। यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की जब भी हम बात करते हैं तो यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, एफिशिएंसी या फिर एप्रोप्रिएसी या फिर फ्लुएंसी या फिर एक्यूरेसी। तो फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं एफिशिएंसी, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी एक कार्य कुशलता है, ठीक है, एक दक्षता है खुद में, ठीक, एक क्षमता, एक एबिलिटी है। एफिशिएंसी जो होती है किसी भी बच्चे के कार्य, स्टूडेंट्स के कार्य करने की जो क्षमता है वो कार्य कुशलता है, एक स्किल की तरह काम करती है एफिशिएंसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात हो रही है, तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के जो कंपोनेंट्स हैं या फंक्शंस होंगे वो फ्लुएंसी यानी कि फ्लुएंसी होगी, एक्यूरेसी होगी, किस तरह से लैंग्वेज की एक्यूरेसी है यानी किस तरह से करेक्ट लैंग्वेज को बोल पाते हैं, और फ्लुएंसी, ठीक है, फ्लुएंसी के साथ साथ एप्रोप्रिएसी। तो फ्रेंड्स यानी कि फ्लुएंसी, एक्यूरेसी और एप्रोप्रिएसी जो रहेंगे यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए रिक्वायर्ड रहेंगे यदि हम बात करते हैं ऑप्शन ए एफिशिएंसी। तो फ्रेंड्स एफिशिएंसी बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड्स फॉर। फ्रेंड्स इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड फॉर, इंटेंसिव जो रीडिंग है वो क्या है हम देखते हैं, यानी कि रीडिंग फॉर इनरिचमेंट ऑफ वोकेबलरी, यानी वोकेबलरी को इनरिचमेंट करने के लिए इंटेंसिव रीडिंग की जाती है, या फिर रीडिंग फॉर प्लेजर के लिए रीडिंग की जाती है, या फिर रीडिंग फॉर डेवलपिंग लिटरेसी सेंसिटिविटी, या लिटरेसी सेंसिटिविटी के लिए
इंटेंसिव रीडिंग की जाती है, या फिर रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल्स। तो फिर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। रीडिंग द टेक्स्ट, किसी भी जब भी कोई टेक्स्ट पढ़ा जाता है, रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल, मतलब बेहतर तरीके से किसी टेक्स्ट को पढ़ा जाए और डिटेल में पढ़ा जाए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसकी डिटेल जो स्टडी होती है उसे हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी दो चीज़ आई यहाँ पे। एक तो आई इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है, इंटेंसिव की हमने बात की, यानी कि जो डिटेल स्टडी होती है किसी भी टेक्स्ट की, ठीक, उसे हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही एक और आती है यानी एक्सटेंसिव रीडिंग। इन दोनों में कंपैरिजन होता है। तो एक्सटेंसिव जो रीडिंग की जाती है, एक्सटेंसिव रीडिंग की जाती है यानी कि रीडिंग टेक्स्ट फॉर एंजॉयमेंट एंड डेवलप जनरल रीडिंग स्किल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बात हुई इंटेंसिव रीडिंग की, उसमें टेक्स्ट को पढ़ा जाता है डिटेल स्टडी के लिए, और एक्सटेंसिव की जब भी बात होती है तो सिर्फ वो एंजॉयमेंट के लिए और जो जनरल रीडिंग स्किल्स होती हैं उसको पढ़ने के लिए। या हम ये कह सकते हैं कि जिस रीडिंग के थ्रू हम यानी कि किसी भी टेक्स्ट की डिटेल स्टडी करते हैं उसे हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं, ठीक है। और सिर्फ इन्जॉयमेंट या फिर वैसे रीडिंग स्किल्स जो छोटे छोटे बच्चों को कराई जाती है उनकी रीडिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए, उसे हम एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंटेंसिव रीडिंग से भी संबंधित और एक्सटेंसिव से भी। तो दोनों चीज़ आपको क्लियर हुई। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। हमने यहाँ पे दोनों चीज़ डिस्कस की, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन रहेगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, इसे और कर लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। डिकोडिंग स्टैंड फॉर, फ्रेंड्स डिकोडिंग स्टैंड फॉर, डिकोडिंग का मतलब क्या होता है या अर्थ क्या होता है? डिसिफरिंग द साउंड्स इन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, बी ऑप्शन पासिंग ऑन अ मैसेज टू अदर्स, या फिर ओनली रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन साउंड्स, या फेलियर टू अंडरस्टैंड द गिवन टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम डिकोडिंग की बात कर लेते हैं। डिकोडिंग होता क्या है? तो फ्रेंड डिकोडिंग का मतलब होता है, यदि हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो व्याख्या करना या समझना, ठीक है, या फिर गूढ़वाचन, ये सब डिकोडिंग का मतलब होता है, या रहस्य गूढ़। डिकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग कम्युनिकेशन इनटू थॉट्स। दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा। द डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग कम्युनिकेशन इनटू थॉट्स, यानी कि किसी कम्युनिकेशन को थॉट में परिवर्तित करना, ठीक है, या फिर थॉट को कम्युनिकेशन में परिवर्तित करना, उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। इसका एक एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, जैसे कि किसी भी स्टूडेंट्स, किसी भी बच्चे को यानी कि हंगर फील हुआ, ठीक, एक छोटा बच्चा है 4 से 5 साल का, उसे हंगर फील हुआ, ठीक है। हंगर फील होने के बाद उसके माइंड में एक थॉट आया, ठीक है, विचार का जन्म हुआ। विचार के बाद उसने अपनी मॉम को आवाज़ लगाई, वो कहता मॉम आई एम हंग्री, ठीक है। तो मॉम आई एम हंग्री जो हो गया वो एक लैंग्वेज, एक भाषा, एक कम्युनिकेशन हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो थॉट का लैंग्वेज में मतलब चेंज, ये टर्न, ठीक है, यहाँ पे थॉट से लैंग्वेज कम्युनिकेशन में टर्निंग हो रही है, या फिर लैंग्वेज का थॉट में टर्निंग, दोनों तरह से उसे डिकोडिंग कहते हैं, प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन डी जो कहता है फेलियर टू अंडरस्टैंड द गिवन टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फेलियर टू अंडरस्टैंड यानी गिवन टेक्स्ट पर फेलियर होना या इस तरह की कोई भी बात नहीं हो रही, तो डी ऑप्शन बिल्कुल हट जाता है। हम बात करें ओनली रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन साउंड्स में रिकॉग्नाइजेशन, ओनली रिकॉग्नाइजेशन की बात हो रही है, तो ये भी हट जाता है। यदि हम बी ऑप्शन की बात करें पासिंग ऑन अ मैसेज टू अदर्स, दूसरों के लिए एक मैसेज पास करना, तो फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन हट जाता है। हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि डिसिफरिंग द साउंड्स इन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, मतलब किसी वर्ड्स और सेंटेंसेस के साउंड में डिसिफरिंग यानी कि उनका समझना, उनका अध्ययन करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये रही यानी कि इंग्लिश पेडागोजी स्पेशल सीरीज़ का पार्ट 6 हमने आज डिस्कस की, इसमें 10 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपके इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित अंडरस्टैंडिंग और समझ को बेहतर बनाएंगे। आपको क्वेश्चंस की ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट के थ्रू अपना कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो उसे ज़रूर से ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा चैनल अधिगम मंच सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस सेशन को आप शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स,
कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग,